अभी राजा हमें मोदी जी के तौर पे मिल गए हैं, लोकतंत्र है। और अब धर्म गुरुओं को उनकी जगह दी जा रही है, क्योंकि अगर किसी भी देश का मॉरल पक्ष डाउन होता है, सभ्य देश भी बनना है, तो दूसरे को धोखा दे करके हम सभ्यता का दावा नहीं कर सकते। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एक रीसेंट अपडेट पर। जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के हेड अमित शाह जी से मिल रहे हैं। दोनों की आपस में मुलाकात है। इसके पीछे कई सारे राजनीतिक दांवपेच हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज की खास मेहमान मौजूद है, मंजरी अग्रवाल जी। उनसे समझेंगे इसके पीछे का पूरा जो मैथमेटिक्स है और वो हमें बताएँगे। और कई सारे और बहुत सारे सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो भी हम आज के इस विश्लेषण में शामिल करेंगे। मंजरी जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। उमेश जी, जग्गी वासुदेव, अमित शाह की दोनों की मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये कई मायनों में बहुत सारे बहुत अहम देखी जा रही है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? और अगर हम तमिलनाडु के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो इसके पीछे देखी जा रही हैं। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? एक सनातन का अभ्युदय है कुंभ के कारण। हुँ, देखिए, कुंभ में जितने मंडलेश्वर गए थे उनसे योगी जी मिले थे। जी। बागेश्वर धाम की एक अलग रेपुटेशन है, मोदी जी उनसे मिलने गए उनके धाम पे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी वो हनुमान सेना बना रहे हैं, जो एंटी कन्वर्जन है और ये सब है। इससे पहले जो प्रमोद कृष्णन जी थे, कांग्रेसी कहे जाते थे, उनका कल्कि धाम भी इन्होंने कन्वर्ट करा लिया। हुँ, आजकल हुँ। वो सनातनी हो गए। जी। अभी अमित शाह जी मिलने गए हैं जग्गी वासुदेव जी से महाशिवरात्रि के ओकेजन पे। तो ये सर्टेनली एक वो है कि जैसे प्राचीन भारत, जिसमें भारत समृद्ध था, विश्व का विजयी था, विश्व प्रणेता था, विश्व गुरु था, उस समय हमारा जो एक दो पावर सेंटर होते थे और आपस में सिंक्ड होते थे। एक होता था राजा और दूसरे होते थे धर्मगुरु। अभी राजा हमें मोदी जी के तौर पे मिल गए हैं, लोकतंत्र है। और अब धर्म गुरुओं को उनकी जगह दी जा रही है, क्योंकि अगर किसी भी देश का मॉरल पक्ष डाउन होता है, तो वो देश बहुत समय तक ऊपर नहीं रह सकता। पहली चीज, मॉरल वैल्यूज इस मॉडर्न सोसाइटीज में बहुत कम है। धोखा देने को स्मार्टनेस मानते हैं। तो ऐसे में अगर भारत को विश्व गुरु बनना है या एक सभ्य देश बनना है, बाकी छोड़ दीजिए, विश्व गुरु वाला फैक्टर बहुत हो गया, सभ्य देश भी बनना है, तो दूसरे को धोखा दे करके हम सभ्यता का दावा नहीं कर सकते। ये हमारे जो हमारे जो कोड्स हैं, एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार सभ्यता है, उसके विरोध में जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम धर्म गुरुओं के पास जाएं। अब जो भी धर्म गुरु मोदी जी के संपर्क में आता है, मीडिया उसके ऊपर लानत मनानत करने लगता है, उसकी बदनामी और ये सब शुरू हो जाती है, तो वो उस चीज को किनारे रखते हैं। इनसे जुड़े लाखों लोग अगर सही चीजें सीखते हैं और अपने जीवन में एक परिवर्तन लाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए। अब दूसरी, इसका दूसरा पहलू आर्थिक। बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। मदुरई शहर में टंगस्टन का एक बड़ी खदान मिली। इस खदान के मिलने के बावजूद इस क्षेत्र में स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले में सामने आया है और ये कह रहा है कि टंगस्टन की माइनिंग नहीं करेगा। टंगस्टन की माइनिंग जब होगी तो उस क्षेत्र में समृद्धि आएगी। आपको मालूम होगा, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, राइस बैग कन्वर्ट। मतलब लोग इतने गरीब हैं कि एक बोरे चावल के लिए कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर एक खदान आती है जिसमें मजदूरी का काम मिलेगा, बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो लोगों का कन्वर्जन बंद हो जाएगा। तो रोटी किसकी जाएगी? चर्च। समृद्धि किधर आएगी? हमारे समाज में। चर्च इसमें बाधा क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि उनकी एक प्लानिंग है कि वो एरिया मंजरी जी, गरीब रहे। आपकी आवाज़ थोड़ी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। आप थोड़ा-सा माइक आपका ठीक कर सकते हैं क्या? ओके। जी, बेटर तो है। तो अभी
चर्च क्या कोशिश कर रहा है कि वो टंगस्टन आदि की माइनिंग नहीं होने दे, जिससे वो क्षेत्र गरीब रहे और चर्च की जो जो भी हक बपौती है वो चलती रहे। तो उसको काउंटर करना है, लोगों को संगठित करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इस तरह के ये लोग वहां पर भ्रम फैलाते हैं कि लोग भी इनके पक्ष में आ जाते हैं। तो हमारा काम क्या है, उसके लिए एक पैरेलल फोर्स खड़ी की जाए। तो अगर चर्च के विरोध में आपको एक पैरेलल फोर्स खड़ी करनी है तो वो सरकारी नहीं हो सकती, वो सनातन संस्कृति की हो सकती है। तो वहां जो भी शंकराचार्य आदि जो भी मौजूद हैं उनको हमको ऊपर लेके आना होगा और उनकी सहायता से वहां पे हमें एक पैरेलल फोर्स खड़ी करनी होगी। इससे दो फायदे हैं, एक चर्च की पकड़ कम होती है और दो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बिना कन्वर्ट हुए दाना पानी मिल सके। सेकेंडली, जब भारत सरकार 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना चला रही है तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उन लोगों तक ये राशन नहीं पहुंचने पर दे रही? जरूर ये सरकार में बैठी ताकतें हैं। स्टालिन सबको मालूम है क्रिश्चियन है और वो इसी चीज को प्रमोट करते हैं। उनके बेटे ने सबको सनातन को वो टिड्डा विड्डा सब ये सब कह दिया है। बहुत आप तो शब्द कहे थे लास्ट पिछले बहुत कुछ। अपशब्द रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो सनातन को मिटाने के लिए कार्यान्वित हैं। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं वो उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही, चाहे आयुष्मान योजना हो या अंत्योदय योजना हो, ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप दूसरी तरीके से उन लोगों को फीड करें ताकि भूख के कारण कन्वर्शन ना हो। दूसरी चीज क्या हो रही है, मछुआरे नाव लेकर के निकलते हैं और श्रीलंका की नेवी उनको गिरफ्तार कर लेती है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स केवल तमिलनाडु तक नहीं सीमित है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स श्रीलंका तक जाती है। तो अगर मछुआरे रोज गिरफ्तार होंगे तो उनके घर में फिर वही प्रॉब्लम आएगी। भाई भारत सरकार उनको छुड़ा सकती है पर उनकी आजीविका की व्यवस्था उनको खुद करनी होगी। ऐसे में जो गैप फिल कर सकते हैं वो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है। थोड़ी कमी है, थोड़ी खूबी है, पर वो इस गैप को फिल कर सकते हैं और हमारे सनातनियों को कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। तो दूसरा ये जो जग्गी वासुदेव जी से मिलना वहां पर है कि आगे वो सनातन के लिए कार्य करें। पहले क्या कर चुके हैं उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप पिछला हिसाब करने बैठेंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। तो आगे चलने के लिए हम जग्गी वासुदेव जी से क्या क्या उम्मीद करते हैं कि वो अब वो उस गैप को भरेंगे जो भारत सरकार के लिए जरूरी है। और वहां इसीलिए अमित शाह जी वहां कोयम्बटूर में शिवरात्रि मनाने गए। अब तीसरी चीज, तीसरा एंगल आएगा श्रीलंका से, वहां की इकोनॉमी को सुधार करके वहां पर अपना अच्छा सा एक दोस्ती मैत्री कायम करके हम वहां से मदद लेके आते हैं। अब आते हैं तमिलनाडु की इटसेल्फ पॉलिटिक्स पे। राखी गढ़ी का जब एक्सकवेशन हो रहा था तो उससे एक चीज निकल के आई कि आर्यन इन्विजन थ्योरी, जिसको स्टूडियसली हमको छठी क्लास से पढ़ाया जा रहा है, वो एक मिथ्या है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास वाले प्रदेश है, हिस्सा है। तो वहां पे रंग थोड़ा काला होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे अलग हैं। ठीक है। तो चर्च ने इस चीज को भी रोकने की बहुत कोशिश की, असफल रहे। काफी हद तक ये चीज आ गई है और देश विदेश सब तरफ की स्टडी से आ गई है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसा कोई नहीं था। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, थोड़ा जहर यहाँ पर खत्म होगा। दूसरी चीज ये स्टालिन गवर्नमेंट कर रही है, भाषावाद के नाम पर क्षेत्रवाद यहाँ पे खत्म हो, भाषा तमिल संस्कृति के चक्कर में वो जो है हिंदी को अपोज कर रहे हैं। अब इसमें आ जाती है इकोनॉमिक्स। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा होगा बहुत सारे बिहारी मजदूरों को वापस भेजा गया, इस तरीके की घटना हुई, लोग जिन्होंने रिपोर्ट किया उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जो हैवी लेबर इंडस्ट्री थी तमिलनाडु की, जहां पर मजदूरों की बहुत वो जरूरत होती थी, ये लेबर आती थी यूपी बिहार से। आपने अपनी तमिल भाषा के चक्कर में लेबर भगा दी। अब नुकसान किसका हुआ? आपका। प्रोडक्शन किसका बंद हुआ? आपका। ऑर्डर्स किसके लटके? आपके। आपको वापस बुलाना पड़ा। जब आप ऐसे लोगों को वापस बुलाएंगे तो आप अपने यहाँ उन लेबर तो आपकी तमिल नहीं सीखेगी, आपने एक बार कोशिश करके देख ली, लेबर भाग गई। तो आपको उन लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको हिंदी भी आती हो, जिसको तमिल भी आती हो।
हम्म। तमिल आएगी तो वो आपकी बात समझ सकेगा, हिंदी आएगी तो लेबर को समझा सकेगा और आपका काम बनेगा। तो इस एक घटना ने तमिल भाषा की जो एक गंदी राजनीति थी उसको खत्म कर दिया। हालांकि ये भारत की बहुत पुरानी भाषा है और इसका सम्मान हमेशा रहना चाहिए। और इसको कंपनसेट करने के लिए मोदी जी यहाँ पर नॉर्थ में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है इनमें एक परिपाटी शुरू कर रहे हैं कि हम एक क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करें जिससे भारत में समरसता हो, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हिंदी भाषी तो हमारी भाषा सीखते नहीं तो हम हिंदी क्यों सीखे। तो एक विदेशी भाषा इंग्लिश हमारी संवाद की भाषा बनी। इस चीज को हटाने के लिए मोदी जी ने उत्तर भारतीयों से कहा कि आप दक्षिण भारत की कोई भी भाषा सीखिए। मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, कोई भी आप भाषा सीखिए, गुजराती, बंगाली। और इन प्रदेशों में कहा कि आप हिंदी सीखिए ताकि भारत एक हो। तो एक मजदूरों की कमी ने एक बहुत बड़ी समस्या को समाधान कर दिया, जिसको जैसे कन्नड़ भाषा के ऊपर आपने कर्नाटक राज्य जीत लिया, जीतने के बाद क्या किया भाई, गंदी पॉलिटिक्स। क्योंकि अपनी भाषा के प्रति सम्मान हर व्यक्ति में था तो उन्होंने इस भाषा के सम्मान के लिए वोट दिया और अब वो उस चीज को झेल रहे हैं। तमिलनाडु में भगवान का धन्यवाद कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब आ जाते हैं कि तमिलनाडु में जो रैम्पेंट क्रिश्चियनिटी है जिसको स्टालिन फेवर कर रहे हैं उसको दो तरह से कुचला जा रहा है। एक जो हिंदू संत हैं उनको खड़ा करके, दूसरा अन्नामलाई। एक आपके पास ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके। तो अभी भविष्य में ये देखना है कि जो आज की अभी कल की मीटिंग हुई है जग्गी वासुदेव और अमित शाह के बीच में, वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या नया रंग लाती है। पर एक चीज सिद्ध है, एक भाषावाद वहां पर अब ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्षेत्रवाद अपने अंत की ओर है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत साबित हो चुकी है, और तीसरी सनातन इज द वे फॉरवर्ड, ये स्टैब्लिश हो चुका है। जी। जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत ही दमदार आपका विश्लेषण रहा इस पूरी मुलाकात के पीछे और जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, जो वहाँ पर हम क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस वहाँ पर देखते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। तो ये कई सारे जो अहम पॉइंट थे, उससे एक बात सबसे अहम समझ में आती है, हम जब कन्वर्जन की बात करते हैं, हमारे जितने भी रूरल इलाके हैं, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप पंजाब में कई सारी इवेंट्स पे जाती हूँ, जाना होता है तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर कितनी तेज़ी से कन्वर्जन हो रहा है। पग वाले क्रिश्चियन वहाँ पे पाए जा रहे हैं, वो सारे फ़ायदे ले रहे हैं, इधर के भी और उधर के भी। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो आपने कहा कि उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए इधर धर्म गुरुओं को खड़ा किया जा रहा है। आप एक जिस तरफ से हम देखते हैं कि ग्लोबली ये डोमिनेंस रखते हैं क्रिश्चियनिटी और इस तरह की जो पावर्स हैं। ऐसे में आपको लगता है कि भारत जो इन शक्तियों को चैलेंज कर पाएगा और जो हमारे यहाँ कन्वर्जन का एक बड़ा उद्देश्य लेकर यहाँ पे आए हैं, उसको चैलेंज करने में कामयाब हो पाएँगे हम या सरकार की हम बात करें? इसके स्टेप्स लेना हमारा काम है और वो हम ले रहे हैं। पहली चीज, ये दो चीजों के आड़ में चिपते हैं, एक शिक्षा और दूसरा समाज सेवा। तो हुँ, समाज सेवा का बाहर तो भारत सरकार ने ले लिया कि आपको फ्री बिजली, फ्री घर, फ्री खाना, ये सब हम देंगे। अब आता है इलाज, उसके लिए आ गया आयुष्मान योजना। तीसरी आ गई शिक्षा, उसके लिए अब क्या हुआ है, अडानी ने माउंट कार्मल स्कूल खरीद लिया है। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र से भी इनको बाहर किया जा रहा है। और पग वाले ईसाइयों के बारे में तो मैं कहूंगी कि प्रॉफिट बलजिंदर पोप को ठीक नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब आते हैं, कदम कदम पे हम इनको चैलेंज भी कर रहे हैं। और देखिए, अगर चर्च केवल इतने तक सीमित रहता तो हमें कोई, हम धर्मनिरपेक्ष, हम इस तरह की कोई बात नहीं करते। पर चर्च इससे आगे बहुत बढ़ गया। अभी आपने डीआरडीओ का कुछ पेपर्स लीक हुए थे, उसमें भी आपने चर्च का हाथ देखा था। जी। फ्रांसिस का जो व्यक्ति था वो चर्च से एफिलिएटेड था। उसने रेडियो एक्टिव मटेरियल भी वहां से पार कराया और डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए। ये हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल था कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी इनकी पकड़ हो रही है। और अगर आपको भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है
तो आपको इस फोर्स से लड़ना पड़ेगा। यूएसएआईडी हमको मालूम है चर्च के गर्भ में बहुत सारा एक्शन लेती है। मणिपुर की वॉयलेंस में चर्च का बहुत योगदान है। फ्रांसिस सिक्का हमें ये बताता है नक्सली आंदोलन में भी चर्च का बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश में और भारत के कुछ हिस्से को काट करके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात हो रही थी जहां से ये सारे चीजें कंट्रोल की जा सके। ड्रग ट्रेड में चर्च का बहुत बड़ा हाथ है। तो भारत के विरोध में और लोगों के विरोध में ये सब में चर्च की संलिप्तता पाई जा रही है। जिसे वो लोग जो है फासिस्ट हिंदूवादी गवर्नमेंट करके इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, पर इनको फ्री रन नहीं दिया जा सकता। आपको इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, कंट्रोल लेना पड़ेगा। चर्च बाय द वे बहुत बड़ी लैंड पे भी कब्जा करता है, जिसमें आधी से ज्यादा लैंड आई एम सॉरी वो एक्सपायर हो चुकी हैं। पर चूंकि चर्च को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता था कुछ लोगों के कारण, कांग्रेस की सरकार के कारण, तो वो जमीनें भी वापस ली जाएंगी, वो सारी चीजें रिकवर भी की जाएंगी। तो अगर आपको भारत को भारत रखना है तो ये जरूरी है कि इन ताकतों पर आप काबू रखें। और अगर आप इनके सरमन्स भी देखें या इनके जो कन्वर्ट हुए लोगों के स्टेटमेंट देखिए, तो एक बार व्यक्ति जो कन्वर्ट हो जाता है वो एंटी हिंदू हो जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो एंटी एंटी भारत भी हो जाता है। भारत विरोधी कार्यों में उसकी संलिप्तता अक्सर बढ़ जाती है। वो फ्री राशन तो बीजेपी से लेगा, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देगा। तो इस तरह की चीजें जो आ, सिखाई जा रही हैं। लोकतंत्र का मतलब है व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता में जाकर के वोट करे, लेकिन चर्च सरमस देते हैं पादरी की वोट किसको करना है, तो वो लोकतंत्र नहीं रह जाता, फिर वो भीड़ तंत्र हो जाता है। तो भारत को अपनी लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो अब चर्चेस के ऊपर लगाम लगाए। और इसकी शुरुआत इस तरह से हो रही है। जी। जी, बिल्कुल और ये बहुत अहम है क्योंकि हम इस तरह के मुद्दों पर जब हम कई सारी सभाएँ होती हैं, कई सारे समिट में इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है और हम खुद भी जब हम अपने रूरल इलाकों में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और इतने वर्षों में जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जो भारत की डेमोग्राफ़ी को बदलने के लिए बहुत बड़े कारक रहे, इस तरह के मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब जो सरकार है इस तरह के मुद्दों पर ध्यान भी दे रही है और उसपे एक बेटर प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। एटलीस्ट एक शुरुआत है ताकि भारत को भारत ही रखा जाए। ये कोई और देश ना बन जाए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखता है। इनफैक्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी का उनका एक एड सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो पूरे भारत को पाकिस्तान दिखा रहे हैं और विराट कोहली को भी उस टीम का हिस्सा दिखा रहे हैं और कश्मीर स्टेडियम में वो मैच हो रहा है। मतलब वो ये बिल्ली का ख्वाब तो वो मुंह ये पे अभी टैक्स नहीं लगा है तो देख लेने दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलने दो। तो अब पाकिस्तान ऐसा वो आप देख सकता है जिसकी कोई औकात नहीं है तो मतलब हँसी हँस ही सकते हैं। लेकिन अगेन इतने सारे दुश्मन हैं जो हमारे देश पर निगाह गाड़ कर बैठे हैं। उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम हमें खड़ा करना होगा। एटलीस्ट शुरुआत करनी पड़ेगी तभी हम उसको काउंटर कर पाएँगे और वो शुरुआत हमें नज़र आ रही है जो कि बहुत अहम है और मंजरी जी ने काफ़ी अहम इस पर गहन विश्लेषण हमारे सामने रखा है, जो कि मुझे लगता है दर्शकों को समझ में भी आएगा कि ये मुद्दा कितना अहम है और ये सारी चीज़ें किस दिशा में आगे बढ़ रही थी, जिसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि हम भारत भारत ही रहे और हम इसी तरह से बने रहें जिस तरह से हम हज़ारों सालों से हैं भारत। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मंजरी जी एक बार फिर से हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार।